नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, उसके बाद फिर पढ़ाई होगा, उसके बाद फिर बाकी दुनियादारी। तो चलिए, फिर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं, किसी भी तरीके का कोई भी मैसेज भेजूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो आपको पता होगा कि हाल ही में यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आया है, जो कि आज से लगभग मेरे ख्याल से 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया था। तो जिन साथियों का रिज़ल्ट हो गया है, जिनका नेट हुआ है, उनको मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई। आप जून 2021 के एग्ज़ामिनेशन के लिए आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए उतनी ही ऊर्जा के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और यदि आपने जेआरएफ किया है तो आपको भी मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई। आप जल्दी से कहीं पर पीएचडी में एडमिशन ले लें, या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं तो और बहुत अच्छी बात है। और एडमिशन लेकर आप जल्दी से बेहतरीन तरीके से एक रिसर्च वर्क कीजिए और एक बेहतरीन रिसर्च स्कॉलर बनिए। उसके बाद वैसे साथी जिनका न नेट हुआ है, जिनका न जेआरएफ हुआ है, उनको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यार, मैंने भी शुरुआती दौर में लगभग 4 बार एग्ज़ाम दिया था, जब न मेरा नेट हो रहा था न जेआरएफ हो रहा था। उसके बाद सीधा जेआरएफ हुआ। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका डायरेक्ट जेआरएफ हुआ है। तो आप जून 2021 के एग्ज़ामिनेशन को अपना टारगेट बनाइए और उसमें जेआरएफ करने के लिए नेट के बारे में आप लोग सोचना ही बंद कर दीजिए। यदि आपका उम्र बचा हुआ है तो आप डायरेक्ट जेआरएफ के बारे में सोचें, नेट के बारे में सोचना पहले आप बंद कर दो। और जून 2021 को अपना टारगेट बनाइए। हमने टारगेट किया है, चूँकि इस बार हमारे चैनल से एवं हमारे मार्गदर्शन में लगभग 10 से 12 छात्रों ने नेट एवं जेआरएफ किया है। तो अगला टारगेट है जून 2021 का कि हम लोग 50 छात्रों को टारगेट किए हैं, कम से कम उनका नेट एवं जेआरएफ करवाना है। वैसे टारगेट तो हम लोग जेआरएफ के लिए ही करते हैं, लेकिन अब नेट मिल जाता है तो कोई बात नहीं, फिर से जेआरएफ कर लेंगे। तो चलिए, फिर यह तो हो गई आज के करंट सिचुएशन की बात। तो आप निराश मत होइए, आप उतनी ही ऊर्जा के साथ तैयारी में फिर से लग जाइए। तो चलिए, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने अपने तैयारी की शुरुआत पेपर 1 के साथ की थी, जिसमें हमारी सबसे पहले बात हुई थी कम्युनिकेशन नामक चैप्टर पे, जिसमें लगभग 7 से 8 लेक्चर में हमने उसे ख़त्म किया था। तो जो साथी आज एकदम पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएँ और आप वहाँ से कम्युनिकेशन चैप्टर का पूरा लेक्चर एक एक करके आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लीजिए और साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और देखिए, यदि आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होता है तो आप YouTube पे जाएं और आप डायरेक्ट सर्च करें कम्युनिकेशन बाय अमृतराज सर, तो आपको सबसे ऊपर में हमारा वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से एक एक वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, उसके बाद हमने पेपर 1 में ही एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी और उस चैप्टर का नाम था टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में लगभग हम लोगों ने 5 से 6 लेक्चर में बहुत सारी बातें की थी। कौन कौन सी बातें की थी, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो एक बार आप सिलेबस को निकालिए और सिलेबस के यूनिट 1 के हिस्से में चलें, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले हिस्से में। तो वहाँ पे है कॉन्सेप्ट है, टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट रहा है जिसके बारे में हमने बात किया था। ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि शिक्षण का क्या उद्देश्य है, आखिर आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं, या फिर विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है तो उसके पीछे आखिर सरकार की क्या मंशा है, क्या उनका उद्देश्य है, क्या मोटिव्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उनका गोल है, क्या उनका टारगेट है। उसके बाद हमने बात किया था लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जिससे लगभग हर एक एग्जामिनेशन में, मतलब यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, हर एक शिफ्ट में आप बोलो या फिर हर एक पीरियड में, चाहे जून का एग्ज़ाम हो चाहे दिसंबर का एग्ज़ाम हो, सारे एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। जिसमें 3 तरह के लेवल थे, एक मेमोरी लेवल था, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल था और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग था। तीनों के बारे में हमने बहुत विस्तार से बात किया था। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी कि शिक्षण का क्या कैरेक्टर है, उसका क्या प्रकृति है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में भी हमारे बातें हुई थी।
और दूसरा चैप्टर है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो अध्येता है, अध्येता किसे कहते हैं। जैसे आप, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ और आप सीख रहे हैं तो आप लर्नर हैं, ठीक है। तो उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या क्या विशेषता होती है, और जो वयस्क लर्नर हैं और जो कि युवा हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ना था। तो इसको हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उस पे आते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे यूनिट पे, है ना, यूनिट 1 यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के तीसरे सेक्शन पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग्स रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। यानी कि एक लाइन में बोला जाए तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से जिम्मेवार कारक हैं, यानी कौन कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से शिक्षण या टीचिंग प्रभावित होता है। और प्रभावित होने का अर्थ है कि शिक्षण खराब होता है ना, उसमें हानि आती है, उसमें घटोतरी आती है। तो उसके पीछे कौन कौन से जिम्मेवार कारक हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद फिर अपने पढ़ाई का ख्याल रखें, है ना। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत किया जाए। और ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं, यह हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है और यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनकी भी हमारी मदद हो सके, उन्हें भी हम मदद कर सकें और वह भी आपकी तरह जेआरएफ कर सके, नेट कर सके, रिसर्च स्कॉलर बन सके, या फिर उनकी जो मनोकामना है वो भी उनकी पूरी हो सके। और चूँकि वैसे साथियों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो कि गांव में रहते हैं, जो कि बिल्कुल रूरल एरिया में रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो कि एकदम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो कि इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, यानी कि वह पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बेहतर संस्थान में नहीं जा सकते हैं। उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, यह हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो ध्यान रखिएगा, ताकि पैसे की वजह से किसी का पढ़ाई प्रभावित नहीं हो सके, वह भी अपना जेआरएफ गांव में बैठ करके, छोटे शहर में बैठ करके कर सकें। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत किया जाए। तो आप हेडिंग दे दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यदि हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिखिए शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक या कारण। देखिए, कई साथी ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं, कई उत्तर प्रदेश से हैं, कई राजस्थान से, यानी ऑलमोस्ट यदि पैन इंडिया की बात किया जाए तो सभी जगह से साथी जुड़े हैं। कई साथी हमसे डायरेक्ट टच में हैं। तो यदि आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई सवाल हो, क्योंकि इसमें बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, कोई भी मेरा असिस्टेंट नहीं है, मैं बिल्कुल अकेले काम करता हूं। तो आप हमसे डायरेक्ट टच कर सकते हैं। आप फेसबुक के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अमृत राज के नाम से फेसबुक पे मैं हूं, आप वहां पे कनेक्ट हो जाइए। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है कुसुम नेट क्लासेस के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ यदि आप सोशल मीडिया में आप ट्विटर चलाते हैं तो आप वहाँ पर भी हमें मिल सकते हैं @द अमृत राज के नाम से। तो चलिए फिर शुरुआत किया जाए, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं, आखिर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक का क्या अर्थ है। जैसे मान लीजिए कि आप नेट कर लिए, आप जेआरएफ कर लिए, उसके बाद आप विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आप वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाने का भी मौका मिलता है, ठीक है। कभी कभी आपके गाइड, आपके प्रोफेसर अपने बदले में आपको क्लास लेने के लिए भेज देते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आप एडहॉक पे हो गए, या फिर आप गेस्ट लेक्चरर के तौर पे आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो जब आप पढ़ाएंगे उस प्रक्रिया को हम लोग शिक्षण बोलते हैं, बात तो आप जानते हैं। लेकिन शिक्षण किन किन वजह से प्रभावित होता है, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है जिसके माध्यम से भी शिक्षण प्रभावित होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीचर आया हमारे पास, उनके पास टीचिंग स्किल्स की कमी होती है, वह भी शिक्षण को प्रभावित करता है। यानी कि आपके पढ़ाई को, बच्चों के पढ़ाई को कैसे इफ़ेक्ट करता है, और उस इफ़ेक्ट के पीछे कौन कौन से वजह हैं, बेसिकली उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला कारक यदि हो सकता है तो वह कौन सा कारण है। देखिए, पहला कारण है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज को लेकर के कई लोगों को समस्या होती है जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हिंदी अंग्रेजी में लिखा हूँ, जो हिंदी वाले साथी हैं उनके लिए भी मैं लिख रहा हूँ, और बहुत टफ नहीं है इसका हिंदी वगैरह, तो आप जानते हो कि बहुत नॉर्मल अंग्रेजी है, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया नहीं हूँ। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब है शैक्षणिक योग्यता, है ना, कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके ऊपर भी आपका शिक्षण निर्भर करता है। यानी कि शैक्षणिक योग्यता का क्या संबंध है साथियों, इसका संबंध बेसिकली इससे है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है और कौन कौन से एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि जैसे आप पीजी डिपार्टमेंट में आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो बेसिकली आपके टीचर आते हैं वह या तो नेट किए रहते हैं या जेआरएफ रहते हैं या फिर प्रोफेसर रहते हैं, चाहे वो असिस्टेंट हो, एसोसिएट हो या फिर प्रोफेसर हो, लेकिन वह प्रोफेसर रहते हैं। तो देखिए एक विशेष क्वालिफिकेशन होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि किसी भी क्लासरूम में या किसी भी क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे हायर एजुकेशन में एमए के बच्चों को, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, तो सीटेट करके वह एमएड वाले क्लास में नहीं पढ़ा सकते हैं। सीटेट करके वह एमए वाला क्लास जो है, एमए का क्लासरूम है, जो हायर एजुकेशन का क्लासरूम है, वह वहाँ पर क्लास नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, जिसको आप नेट कहते हैं, जिसको आप जेआरएफ कहते हैं, जिसको आप सीएसआईआर नेट कहते हैं, जिसको आप डीबीटी कहते हैं, जिसको आप इंस्पायर फेलोशिप कहते हैं। तो इस तरह से कई सारे क्वालिफिकेशंस हैं जो निर्धारित करते हैं कि आप किस क्लास तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब बीएड भी आप जब करते हैं तो बीएड करने के बाद आप सीटेट करते हैं, तब आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनते हैं। उसके अलावा यदि आप बीएड के बाद आप टीजीटी का फॉर्म भरते हैं, पीजीटी का फॉर्म भरते हैं, तो टीजीटी का बच्चा इंटरमीडिएट के कॉलेज में शिक्षक, बच्चा नहीं शिक्षक, इंटरमीडिएट के कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता है, और पीजीटी का बच्चा, पीजीटी का जो शिक्षक होगा वह इंटरमीडिएट कॉलेज में एज ए लेक्चरर पढ़ा सकता है। तो दोनों के क्वालिफिकेशन में अंतर आता है। तो जैसे ही क्वालिफिकेशन में अंतर आता है तो वैसे ही उनके क्लासरूम में भी अंतर आता है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि एक टीजीटी पास किया हुआ एक कैंडिडेट है और उसको एमए का क्लासरूम में भेज दिया जाए पढ़ाने के लिए, तो क्या वह जस्टिस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है वह एक बैरियर का काम करता है। देखिए बैरियर शब्द यहाँ पर बार बार बोलूँगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है ना, आप इसको बैरियर्स भी कर सकते हो, ठीक है, बैरियर्स भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अब वहाँ पर जब वह बच्चा जाएगा, शिक्षक जाएगा पढ़ाने के लिए, जिन्होंने टीजीटी किया है, वह उन बच्चों के साथ जो कि पीजी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनके साथ वह जस्टिस नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक विशेष एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक विशेष कक्षा के क्लास लेने के लिए होना जरूरी है। यानी कि आपके पास उस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप उसके शिक्षण को प्रभावित करने वाले हैं और आपका शिक्षण बिल्कुल उसमें कमी आएगी, ठीक है, उसके गुणवत्ता में कमी आएगी, उसमें घटोत्तरी आएगी और वह शिक्षण को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसलिए बताया गया है ताकि हर कोई व्यक्ति कहीं पर भी हर किसी स्कूल में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में नहीं पढ़ा सके। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना आवश्यक है। जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं, दो चार उदाहरण से हम लोग समझते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस बनने के लिए एक विशेष एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, वह है ग्रेजुएशन। तो जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होंगे तो आप आईएएस का फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब है कि आईएएस वही व्यक्ति बनेगा जो ग्रेजुएशन किया है, जो ग्रेजुएट है। तो आखिर यह सारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं वो स्पेशल क्राइटेरिया फिक्स करते हैं स्पेशल जॉब के लिए, स्पेशल पोस्ट के लिए। तो यह बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा एक लास्ट उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको नेट के एग्ज़ाम में बैठना है तो आप ग्रेजुएशन करके आप नेट के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि नेट के एग्जामिनेशन बैठने के लिए क्राइटेरिया ही है कि आप मास्टर किए हुए हों, है ना, या फिर आप मास्टर कर रहे हैं। तो इन दो सिचुएशन में आप बैठ सकते हैं। यानी कि एक सिर्फ ग्रेजुएट बंदा या सिर्फ ग्रेजुएट लड़का नहीं बैठ सकता है नेट के एग्ज़ाम में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कितना रोल होता है आप इसको इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें कुछ रट्टा मारने जैसी कोई चीज़ नहीं है और मैं कोई चीज़ लिखवा नहीं रहा हूँ। आप यदि लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक नोट्स को तैयार कर लीजिएगा। लेकिन लिखने से ज़्यादा आप यदि एक बार माइंड में समझ लेते हैं
तो फिर आपका माइंड ही दरअसल एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, क्योंकि नोट्स तो घर पे ही रह जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप नोट्स नहीं बनाइए, नोट्स बनाइए ताकि एग्जामिनेशन के समय में उससे पहले आपको रिवीजन करने में सुविधा हो सके। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल की कमी होती है ना। अब देखिए टीचिंग स्किल का क्या अर्थ है, हिंदी में इसको बोलते हैं दक्ष, है ना। स्किल को हिंदी में बोलते हैं दक्ष, और टीचिंग को आपको पता ही है, यानी कि एक वैसा व्यक्ति जिसके अंदर टीचिंग स्किल नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि आप टीचर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, टीचर को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, टीचर बाय बॉर्न होता है व्यक्ति, कोई मजबूरी में शिक्षक नहीं बनता है। आप समझिए इस बात को। तो हमारे यहाँ जो शिक्षक बनने का जो क्राइटेरिया तय किया गया, दरअसल मेरे नज़र में, यानी मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल परसेप्शन आप कह सकते हैं कि वह गलत है। यहाँ पर ज़बरदस्ती शिक्षक बनाया जाता है, जबकि शिक्षक आप ज़बरदस्ती नहीं बन सकते हैं। यह आईएएस बनने का प्रक्रिया नहीं है, वह बाई बॉर्न होता है। क्यों? क्योंकि आप में टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो एक लड़का जो कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा रिसर्च स्कॉलर है, इसका मतलब यह नहीं कि वह बहुत अच्छा शिक्षक होगा। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा अपार नॉलेज है, अपार ज्ञान है बहुत सारे सब्जेक्ट का, इसका मतलब यह नहीं कि वह एक बहुत अच्छा शिक्षक भी होगा। लेकिन एक बहुत अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट तो होना जरूरी है, क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप फिर कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा शिक्षक हो जाए, ध्यान रखिएगा। इसी को बोलते हैं, जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में वो है टीचिंग स्किल्स। यानी कि जो स्टूडेंट है उसके पास रीडिंग स्किल्स तो है, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी है, यानी किसी चीज़ को समझने की, सुनने की क्षमता उसके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन समझने की क्षमता और समझाने की क्षमता दो अलग अलग चीज़ हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, है ना। ये अलग बात है कि समझाने के लिए पहले आपको समझना ज़रूरी है, यानी किसी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना ज़रूरी है। आप यदि अपने आप में कन्विंस नहीं हैं तो दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक शिक्षक बनने के लिए, एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए एक बेहतर छात्र होना सबसे पहले ज़रूरी है, निश्चित तौर पर। ठीक है, लेकिन टीचिंग स्किल्स डिफरेंस होता है। ठीक है, उसमें टीचिंग स्किल्स डिफरेंट होते हैं। आपके पास नहीं होंगे टीचिंग स्किल, पढ़ाने के तरीके नहीं होंगे, तब आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि हर एक शिक्षक, जैसे आप कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो कोई एक शिक्षक आपको ज़्यादा अच्छे लगते थे, या फिर हो सकता है दो शिक्षक ज़्यादा अच्छे लगते हो, कोई एक मैम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। मैं टीचिंग स्किल की बात कर रहा हूँ, जो आप सोच रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छे लगते हैं या बहुत अच्छी लगती थी मैम, तो उनका जो टीचिंग स्किल्स होता है ना, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उन दो शिक्षकों के बीच में, वह दरअसल आपको अट्रैक्ट करता है। यानी कि उनका टीचिंग स्किल्स, उनका ये लाइन में हिंदी में बोले तो पढ़ाने का जो तरीका है ना, टीचिंग्स वे है ना, वह दरअसल आपको उनसे कनेक्ट करता है। तो जिनके पास अलग अलग तरीके होते हैं, तो एक शिक्षक बनने के लिए टीचिंग स्किल्स होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपके पास पढ़ाने की कला होनी चाहिए, आपके पास समझाने का कला होना चाहिए। अब मैं कितना समझा पाता हूँ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो टीचिंग स्किल्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, टीचिंग स्किल्स जिसके पास नहीं रहेगा, जिस शिक्षक के पास, तो वह कैसे पढ़ा सकता है? क्या वह जस्टिस कर पाएगा स्टूडेंट के साथ? क्या वह आपके साथ जस्टिस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो जब आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा तो फिर लर्नर का जो लाइफ है, लर्नर का जो कैरियर है, वह भी इफेक्ट होगा, वह भी प्रभावित होगा। उसके साथ साथ पूरा जो होल टीचिंग सिस्टम है वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, वह भी पूरी तरीके से प्रभावित होगा। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है और सरकार को भी समझना चाहिए, है ना। तो आपको मेरे ख्याल से यह पॉइंट बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि टीचिंग स्किल्स का क्या रोल है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, अब ऐसा, इसका मतलब यह नहीं कि जो छात्र टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं। आप मेहनत करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो आप बेहतर शिक्षक बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाइए, लोगों को समझाइए, पहले खुद कन्विंस होइए, उसके बाद दूसरे को भी पढ़ाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे कर करके चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी और आप बन सकते हैं, एकदम आप बन सकते हो। चलो तीसरे नंबर पे बात किया जाए, और तीसरा है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स।
ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है? हमने बताया था कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि स्टूडेंट का, है ना, या फिर आप बोलो कि पूरे कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, उसका डेवलपमेंट हो। इसीलिए एमएचआरडी एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आपके अंदर यदि मानव कल्याण या फिर स्टूडेंट का मानसिक डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उसका इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपके पास नहीं हैं, तो आप किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी क्लास के बच्चे हों, आप उनके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप प्रोफेसर सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि प्रोफेसर एक बहुत रुतबा वाला जॉब है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता है, यानी आप उसके इकोनॉमिकल पॉइंट को देखकर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, या फिर आप यह सोचकर बनना चाह रहे हैं कि समाज में बहुत रिस्पेक्ट है, तो फिर यह भी गलत है। यानी कि आप उसके सोशल जो वैल्यूज हैं, यानी कि उसका जो सोशल इंपॉर्टेंस है, आप उससे इन्फ्लुएंस होकर के आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हो। तो दरअसल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यही बता रहा है कि आपका पढ़ाने का जो उद्देश्य है वह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और वह लर्नर के हित में होना चाहिए, न कि आपके हित में, ठीक है। यानी कि आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, व्यक्तिगत शोहरत के लिए, व्यक्तिगत कमाई के लिए, व्यक्तिगत आप सोचते हो कि कहीं अच्छे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन जाएंगे तो फिर हम आगे चलकर चुनाव लड़ लेंगे, फिर मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, यानी कि आप यह सोच करके वह चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है दरअसल वह खराब है। और जब आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स खराब होगा तब लर्नर का लाइफ इफेक्ट करेगा, यानी उसका जो करियर है, उसका जो स्टडी लाइफ है, वह भी पूरी तरीके से इफेक्ट करेगा आपकी सोच की वजह से। तो ध्यान रखिए, टीचिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग के अंतर्गत इसको इसलिए रखा जाता है कि एक शिक्षक का जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और वह लर्नर के हित में होनी चाहिए। यदि वह लर्नर के हित में नहीं होगा तो पूरे के पूरे टीचिंग्स को बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग के अंतर्गत इसे क्यों रखा जाता है, मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपके अंदर भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स है तो अभी उसको निकाल दीजिए, कचरा मत रखिए, ठीक है। आपको मज़ा आता है पढ़ाने में, आप पढ़ाना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं इसलिए क्योंकि आपका पैशन है पढ़ाना, तब फिर आप इसमें आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की बात की जाए तो हमारे पास चौथा पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, है ना। अब हम लोग मार्कर यूज नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। एक्सपीरियंस ऑफ टीचर में आप देखिए कि आखिर यह कैसे इफेक्ट करता है, आखिर यह कैसे प्रभावित करता है शिक्षण की प्रक्रिया को, टीचिंग्स की प्रक्रिया को। क्यों? एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? एक्सपीरियंस का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक फ्रेशर टीचर हैं, आपको डायरेक्ट कॉलेज में पढ़ाने के लिए दे दिया गया, और बहुत बेहतरीन कॉलेज में, मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वहाँ का जो बेस्ट कॉलेज है आपको वहाँ पर पढ़ाने के लिए दे दिया गया। आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, आपने जीवन में कभी पढ़ाया नहीं था, आप डायरेक्ट आप बेस्ट कॉलेज में आपको पढ़ाने के लिए मिल गया। फिर आप जब पढ़ाने के लिए जाएंगे और जो वहाँ पे दूसरा शिक्षक जो पढ़ाने के लिए जाएगा, जो पहले किसी कॉलेज में 5 साल 10 साल 2 साल 4 साल पढ़ा चुका है, तो आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे और वह जो बच्चों को पढ़ाएगा, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, और जो कि आगे चल करके लर्नर के लाइफ को, लर्नर के स्टडी को इफेक्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं तो फिर से समझिए। एक्सपीरियंस ऑफ टीचर कैसे प्रभावित करता है? जैसे एक व्यक्ति है जिन्होंने 3 साल 4 साल पहले किसी कॉलेज में पढ़ाया है और आपने पहले किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया, आप दोनों को सेम कॉलेज में आगे 4 साल बाद ज्वाइनिंग हो जाता है, तो वह बच्चा, वह जो स्टूडेंट है जिन्होंने 4 साल पहले पढ़ाया था और आप डायरेक्ट वहाँ पे गए हैं एक फ्रेशर के तौर पे, तो आप दोनों जब वहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे आपसे वह बेटर पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि 4 साल में उन्होंने, उनके अंदर टीचिंग स्किल्स नया नया डेवलप हुआ है। आप जब पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे नई मुसीबतों को देखेंगे, फिर आपको पता चला अच्छा पढ़ाने में यह लफड़ा भी है, अच्छा पढ़ाने में स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा ढंग से व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि अब पहले का ज़माना भी नहीं रहा कि आप डंडा उठाओगे ठोक दोगे। तो अब देखिए 4 साल में उन्होंने नई नई चीज़ों को, नए नए स्टूडेंट से मिला, नए नए माइंड से मिला, तो नया नया चीज़ उन्होंने गेन किया, एक्सपीरियंस बढ़ा उनका। एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उनके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्ट फ्रेशर के तौर पे जा रहे हैं, तो आप जस्टिस नहीं करेंगे, और आपका जो विदाउट एक्सपीरियंस वाला जो मामला होगा, विदाउट एक्सपीरियंस वाला टीचिंग, वह कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करेगा।
अब इसका मतलब यह नहीं कि सारे के सारे व्यक्ति एक्सपीरियंस होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप नेट करोगे तो आप डायरेक्ट जिस कॉलेज में जाएंगे पहली बार, तो आप कहाँ से एक्सपीरियंस लाएंगे? पहले तो सारा व्यक्ति फ्रेशर के तौर पे ही काम करता है। तो जिसका जो फ्रेशर वाला जो फेज होता है ना, उस समय वह टीचिंग को अफेक्ट करता है, निश्चित तौर पे करता है। आपके प्रोफेसर भी पहली बार कहीं पे पढ़ाने के लिए गए होंगे तो वहाँ पर भी टीचिंग अफेक्ट किया होगा। आप भी जाएंगे वहाँ पे भी करेगा। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं जो एक्सपीरियंस ले करके पैदा होता है, सभी को सभी पढ़ाता है और सब फ्रेशर के तौर पे जाता है और एक्सपीरियंस गेन करता है ना। चलिए, इसलिए आप देखोगे कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय में फिर आप प्रोफेसर बनने के लिए 10 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करना जरूरी है। उसके बाद 4 से 5 साल आपको एसोसिएट के तौर पे काम किया हुआ होना जरूरी है। डायरेक्ट आपको वो चीज़ नहीं देते हैं। जैसे आप यूपीएससी करते हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको डीएम बनाया जाता है। पहले एसडीएम के तौर पे काम करते हैं, कई लोग एडीएम के तौर पे काम करते हैं, तो एसडीएम पे काम किए, फिर एडीएम के तौर पे काम किए, उसके बाद फिर आप डीएम पे जाते हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है ना। डायरेक्ट आपको वहाँ पर नहीं पहुँचाया जाएगा। जैसे आप जेआरएफ कर लो, आप ऑल इंडिया टॉप कर जाओ, लेकिन इसका मतलब थोड़ा कि आप डायरेक्ट प्रोफेसर बनेंगे। शुरुआत असिस्टेंट से ही होगा। एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है टीचिंग्स को प्रभावित करने में, है ना। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस ऑफ टीचर भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग 5वें पॉइंट पे बात करें तो 5वां पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं यह दोनों से रिलेटेड है। किससे भी? यह टीचर से भी है और यह स्टूडेंट से भी है ना। यह टीचर से भी है और यह लर्नर से भी है, दोनों को इफेक्ट करता है। यानी टीचर के बीच में भी इंडिविजुअल डिफरेंस है और छात्र के बीच में भी इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो यह दोनों का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वह भी शिक्षण को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए गए, तो वहाँ पर 10 बच्चे हैं आपके क्लासरूम में। ऐसे 10 से तो ज़्यादा होंगे, है ना। माइक्रो टीचिंग तो आप करवा नहीं रहे हो, तो 10 से ज़्यादा बच्चे, मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं आपके क्लास में, है ना। 100 बच्चों का जो सोशल बैकग्राउंड है, जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वह सभी का सभी अलग है। सभी का इंटेलेक्ट लेवल अलग है, सभी का सोच अलग है, सभी का जो इंटेलेक्चुअलिटी है वह भी डिफरेंस है। यानी सभी के विजडम लेवल में अंतर है। लेकिन एक टीचर क्या करता है कि वह एक ही थ्योरी को, यानी एक ही रूल को सभी बच्चों के लिए अप्लाई करता है। तो आप एक ईमानदारी के साथ सोचिएगा, क्या सभी बच्चों के साथ समान तौर पे नेचुरल जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या नेचुरल जस्टिस कर पाएंगे? नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब है कि आपके पास भी 2 रुपया है और मेरे पास भी 2 रुपया है। सोशल जस्टिस का क्या अर्थ है कि आपके पास यदि 10 रुपया है तो हम बोल रहे हैं कि आपके पास 10 रुपया है तो मेरे पास भी कम से कम 2-3 रुपया तो होना ही चाहिए। लेकिन नेचुरल जस्टिस कहेगा कि आपके पास 10 है तो मेरे पास भी 10 होना चाहिए, नहीं तो 5 आप रखिए और 5 मेरे को दीजिए। यानी इक्वलिटी की बात करेगा। जैसे नेचर आपके साथ डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, तो जब शिक्षक पढ़ाएंगे तो क्या वह सभी बच्चों के साथ नेचुरल जस्टिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसमें शिक्षक का तो एक रोल है ही, लेकिन सबसे बड़ा रोल किसका है? लर्नर के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वह टीचिंग को अफेक्ट कर रहा है। सभी अलग अलग स्कूल से पढ़ करके आए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा आईआईटी से कर करके आया है, एक आईआईएम से करके आया है, एक एमबीबीएस करके आया है, और एक बच्चा आया है बिहार, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल, नॉर्थ इंडिया के सरकारी स्कूल से पढ़ करके आया। जहाँ का एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो पूरी तरीके से बद से बदतर है। स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन की, स्पेशली बिहार और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूरी तरीके से बर्बाद है। अब मैं खुद बिहार से हूँ, इसका मतलब यानी कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, दरअसल यह रियलिटी है। प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरीके से चौपट है और हायर एजुकेशन की तो बात ही मत कीजिए। ठीक है, अब देखिए कि एक बच्चा जो आईआईटी से चल कर आया था और एक बच्चा जो वहाँ से चल कर के आया था जहाँ पे आईआईटी वो सुनता भी नहीं, यानी कि 12th करने के बाद उसको पता चलता है कि अच्छा आईआईटी जैसा कोई भी जानवर होता है, जानवर नहीं मतलब संस्था होता है। ठीक है, अब आप देखो कि जब आप दोनों बच्चों को एक ही क्लासरूम में बैठा कर पढ़ा रहे हैं तो क्या वह दोनों बच्चा आपसे 100% गेन कर पाएगा? आप दे तो रहे हैं 100 रुपया ही, लेकिन क्या वह 100% ले पाएगा? नहीं लेगा। हो सकता है आईआईटी वाला बच्चा हो जो 100% ले ले, 90% ले ले, 80% ले ले, लेकिन क्या वह बच्चा 80% ले पाएगा? 90% बिल्कुल नहीं ले पाएगा। और मैं बायस्ड होकर नहीं कर रहा हूँ, दरअसल ले ही नहीं पाएगा। आप कभी पढ़ा करके देखिए।
तो यही बोला गया है कि जो लर्नर के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वह टीचिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। यह लर्नर से रिलेटेड था, है ना। देखिए जैसे इसमें आपने बताया था ना हमने कि टीचिंग और लर्नर दोनों के बीच दोनों को लेकर के क्या क्या शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखिए लर्नर से रिलेटेड, अच्छा इसमें टीचर का क्या रोल हो सकता है, टीचर कैसे प्रभावित कर रहे हैं। जैसे एक शिक्षक हैं, उनके अंदर जो है पढ़ाने की क्वालिटी नहीं है, आप क्वालिटी नहीं बोल करके बोलो, टीचिंग स्किल्स कम है ना। सभी बच्चों को एक साथ नहीं समझा सकते, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। अब देखिए कि उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है तो उनके साथ जो वह बच्चा जो कि वहाँ से चल करके आया था बैकवर्ड इलाके से, क्या वो उन दोनों के बीच में तालमेल बैठ पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो वह शिक्षण को प्रभावित करेगा। चलिए मेरे ख्याल से यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, काफ़ी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए मैं पढ़ाता ऐसा हूँ दरअसल यह सोच करके कि आप एक बार पढ़ो ऐसा ना कि आप दूसरे को पढ़ा सको, नहीं तो यार पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसा पढ़ो कि अगले दिन किसी को भी पढ़ा सकते हो। एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार वीडियो को देखिए, रिवीजन कर लीजिए, पूरा मज़ा आएगा। छठे पॉइंट की बात किया जाए, छठा पॉइंट हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए इकोनॉमिक फैक्टर कैसे शिक्षण को प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप, जैसे मैंने यूजीसी नेट के लिए क्लास ज्वाइन किया था, आपने भी कहीं पे ज्वाइन किया होगा। क्लास से कुछ हुआ नहीं, हाँ लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली। ऐसा नहीं कि क्लासरूम के वजह से ही सब कुछ हुआ, क्लासरूम में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई ही नहीं गई थी साथियों, सिलेबस के माध्यम से। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो बिल्कुल नहीं, बस मोटे मोटे तौर पे बातें हुई थी जिससे नेट नहीं होने वाला है, निश्चित तौर पे नहीं होने वाला है ना। तो देखिए इकोनॉमिक फैक्टर क्यों प्रभावित करता है। इकोनॉमिक फैक्टर इसलिए प्रभावित करता है, जैसे आप किसी संस्थान में पढ़ाने के लिए जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पर लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। तो आप वहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ाने जा रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपके अंदर मानव कल्याण की भावना है कि सभी छात्रों का जारिफ होना चाहिए। आप सिर्फ उस संस्थान में जा रहे हैं कि चलो यह 600 रुपया दे रहा है और सामने वाला 700 दे रहा है, तो आप 700 वाले को चुनते हैं। या फिर 7000 वाले कोचिंग में जाएंगे आप कि अरे यार यह 7000 दे रहा है घंटे का, यह 6000 दे रहा है, तो बेहतर है कि हम 7000 वाले में पढ़ाएं। तो देखिए आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इकोनॉमी का जो फैक्टर है ना वह मैटर कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स यदि वह होता ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, तो आप 6000 वाला में भी जा सकते थे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लेना चाहिए, आप पैसा लीजिए, लेकिन पैसे की वजह से आप अपना जो डिसीजन है उसको नहीं बदलिए, ऑब्जेक्टिव्स को मत बदलिए। यानी जैसे इकोनॉमिक फैक्टर चल करके आएगा, इकोनॉमी चल करके आएगा आपके शिक्षण के बीच में, तो निश्चित तौर पे आपका शिक्षण प्रभावित होगा। इस बात को कहीं पे नोट कर लीजिए, या फिर आप खुद अप्लाई करके देखिए, आप कहीं पे पढ़ाते हैं तो आपको यह चीज़ें महसूस होंगी। और आप जब पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आप अपने मन से पढ़ा भी नहीं पाते हैं, वहाँ पे भी कोचिंग का प्रेशर होता है कि आपको इतना नहीं पढ़ाना, इतना पढ़ा देंगे तो मेरा कोचिंग ही बंद हो जाएगा, फिर नोट्स बेच करके लोग कर लेंगे काम। तो इस तरह की बातें होती। इकोनॉमिक फैक्टर जैसे ही चल करके आएगा तो शिक्षण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर की बात की जाए, क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। आखिर क्लासरूम कम्युनिकेशन क्यों प्रभावित करता है शिक्षण को। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, कक्षा का वातावरण, है ना। क्लासरूम कम्युनिकेशन यानी कि जो इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम जो है वह कैसे प्रभावित करता है आपके शिक्षण को, आपके पढ़ाने के तरीके को, आपके पढ़ाई को। देखिए आप पढ़ाने के लिए गए, आप ऐसे जगह पे गए जहाँ पे क्लासरूम का जो माहौल है वो पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक है, यानी कि आप वहाँ पर फ्री नहीं हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन के माध्यम से आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकते हैं। जैसे देखिएगा कि वैसे शिक्षक जो कि डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं, जो डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बच्चों पे, क्लासरूम में जाकर कोई सवाल पूछे तुरंत बच्चे चुप बैठो, इस तरीके से, ऐसे भी शिक्षक होते हैं। हमारे भी कुछ शिक्षक थे जो इसी तरह से बिहेव करते थे। तो दरअसल यह जो इन्वायरमेंट है क्लासरूम के अंदर का वह डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लेकिन यह ऑटोक्रेटिक है। आपने सवाल पूछा, चुप रहो, बैठो शांति से, बहुत सवाल पूछता है, तो इस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए फिर,
जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करे। शिक्षण को प्रभावित करने के पीछे तो यह वजह है ही, क्लास में बच्चा हल्ला कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आपके और छात्र के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में कभी भी गैप नहीं होना चाहिए, एकदम दोस्त की तरह रहिए, जिंदा दिली इंसान बन करके, तब जाकर के चीज़ें आप ज़्यादा सिखा पाएंगे। अन्यथा फिर आप ऐसे रहोगे बाप बेटे की तरह, जैसे ट्रेडिशनल माता पिता होते हैं कि आप पिताजी से सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, माता से सवाल नहीं पूछ सकते। इस तरह से आप यदि शोषण करेंगे बच्चों का तो फिर आप न्याय नहीं कर पाएंगे। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन दरअसल वैसा होना चाहिए जहाँ पर माहौल बिल्कुल स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, है ना, कोई भी डिपेंडेंट नहीं हो, एकदम इंडिपेंडेंट हो। आप सवाल पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप टीचर से जितना बार हो सके उतना बार सवाल पूछ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन आपके टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दोस्त और एक दो दोस्तों के बीच में जो संबंध होता है वही एक छात्र और एक शिक्षक के बीच में होनी चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से यह भी समझ में आ गया होगा। 8वें नंबर पे आते हैं हम लोग और 8वां पॉइंट है हमारा मैटर ऑफ सब्जेक्ट, है ना। मैटर ऑफ सब्जेक्ट का क्या संबंध है साथियों? सोचिए एक बार। मैटर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब यह है कि आप केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, मान लेते हैं, उदाहरण से ही आप समझ सकते हैं। देखिए, उदाहरण से समझ जाएंगे तो फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, लेकिन आपको फिजिक्स का क्लास लेने के लिए भेज दिया जाए तो क्या आप पढ़ा पाएंगे? ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपने फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा पहले। लेकिन जो शिक्षक फिजिक्स का एक्सपर्ट था, वह जो उस चैप्टर को पढ़ाता और आप जब उस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो पूरी तरीके से आप जस्टिस नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ मैटर जो है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है टीचिंग्स को, और आपकी वजह से लर्नर का लाइफ इफेक्ट होगा। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि मैथ पढ़ना था पहली शिफ्ट में बच्चों को, और आपने मैथ वाले शिक्षक नहीं आए तो आपने केमिस्ट्री वाले को भेज दिया। तो केमिस्ट्री वाले वाकई में ऐसा नहीं कि बहुत भोंदू टाइप के हैं, वो बताएंगे मैथ, लेकिन क्या जो मैथ वाले एक्सपर्ट थे क्या उनके जैसा वो बताएंगे? क्या उनके जैसा वो न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक्सेप्शनल भी हो सकता है कि कोई ऐसे शिक्षक है जो पूरी तरीके से ऑलराउंडर हैं, जैसे मेसी ऑलराउंडर हैं। शिक्षक नहीं है मेसी, जो फुटबॉलर, उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे आप AB डिविलियर्स हैं, जो ऑलराउंडर व्यक्ति है, क्रिकेट भी खेल सकता है, फुटबॉल भी खेल सकता है और उतना ही बेहतरीन तरीके से खेल सकता है। तो क्या ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग गिने चुने हैं, रेयरेस्ट। आप देखो ना, गिने चुने, फिंगर पे काउंट कर लोगे पूरी दुनिया में कि ऐसे लोग हैं। इसीलिए आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है कि आप उस सब्जेक्ट का क्लास ले सकें। तो सब्जेक्ट ऑफ मैटर जो है वह बहुत ही ज़्यादा शिक्षण को प्रभावित करता है। यानी आपके चयन, आपका जिसमें एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आपको सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया जाता है। यानी सभी विषय का शिक्षक सभी विषय का क्लास नहीं ले सकता है। क्लियर है? इसका बस इतना ही संबंध है। अगले पॉलिसी है, माफ करना, अगला जो फैक्टर है वह है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज किसका हो सकता है? एक तो जहां पर आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का हो सकता है, एक तो राज्य सरकार का हो सकता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में है तो, एक हो सकता है केंद्र सरकार का, यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो उसका जो रूल रेगुलेशन है वह सेंटर के द्वारा उसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके की कोई एजुकेशनल पॉलिसी बनाएगी तो वह शिक्षण को प्रभावित करेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके का शिक्षा पे पॉलिसी बनाएगी तो वह स्टेट इंस्टीट्यूशन में अफेक्ट करेगा टीचिंग्स को। और उसके साथ साथ प्राइमरी लेवल के एजुकेशन के लिए बनाएंगी तो प्राइमरी लेवल एजुकेशन को भी इफेक्ट करेगा, इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज होते हैं वह भी दरअसल शिक्षण को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में एक और कर लीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आप कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में क्या अंतर है? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज का संबंध आपके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से है, आपके कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से, आपके यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से है। यानी वहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियाँ ठीक तरीके से संचालित नहीं हो रही है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, तब टीचिंग्स में अफेक्ट पड़ेगा। जैसे हाल के तौर पर बताया जाए कि कोविड-19 का फेज़ आया
तो JNU DU या भारत के जितने भी तमाम यूनिवर्सिटी हैं उन बच्चों का फेलोशिप रोक दिया गया उस विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अब आप देखिए कि जब आपने एक तो कोविड का दौर है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दूसरी तरफ आपने उन रिसर्च स्कॉलर को फेलोशिप नहीं दिया, तो उससे टीचिंग्स अफेक्ट करेगा। इसके पीछे वजह क्या हुआ? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ उस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, दूसरा किसका रोल हुआ? यूजीसी का, और यूजीसी संस्था है भारत सरकार की, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, तो दोनों के बीच में अंतर है और दोनों इस तरीके से टीचिंग्स को अफेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से यह पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बात करते हैं डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्या होता है? हमने आपको ऊपर में ही बताया था कि आप जब क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वह पूरी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवहार कीजिए। डेमोक्रेसी का बेसिक अर्थ क्या होता है कि आप भी बोलिए और हमें भी बोलने दीजिए, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं आप चुपचाप सुन रहे हो। यह दरअसल डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए भारत में डेमोक्रेसी है कि आप कोई व्यक्ति, मान लीजिए प्रधानमंत्री को बोलने की छूट है, तो आप भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बोल सकते हैं, उसका एक लिमिटेशन है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं, आप बोल सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट वही है कि आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ना, तो आप अपने बच्चों को डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कीजिए ताकि वह आपसे सवाल पूछ सकें। नहीं तो आप ऑटोक्रेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे तो वह आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, आप वहाँ पे राजा और वह वहाँ के प्रजा की तरह बिहेव करेंगे। तो क्या सवाल होगा? मैंने क्या बोला? शिक्षक और छात्र के बीच में दोस्ताना संबंध होना चाहिए और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होगा, तभी वह चीज़ पॉसिबल होगा, अन्यथा वह एक यूटोपियन आइडिया होगा। यूटोपियन आइडिया क्या है? जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देखने में नहीं, माफ़ करना, विचार को तो देख नहीं सकते, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वाह, यह हो जाता तब तो मज़ा आ जाता, लेकिन वह हो ही नहीं सकता है क्योंकि आप तो हैं राजा टाइप के आदमी। तो आप डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे क्लासरूम में, तब आपका शिक्षण पूरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। और आपके शिक्षण की वजह से क्या प्रभावित होगा? लर्नर का लाइफ। और लर्नर जब पढ़ करके कहीं जाएगा तो फिर वो पढ़ाएगा, तो फिर वहाँ का शिक्षण प्रभावित होगा। तो एक चीज़ से आप देखिए कितना ज़्यादा कनेक्टेड है, यानी कि आप पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे दुनिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है, आप उसको स्पॉइल कर रहे हैं, आप उसको अफेक्ट कर रहे हैं, एक डायरेक्ट वे में और दूसरा इनडायरेक्ट वे में। तो ध्यान रखना है कि जब आप शिक्षक बने, जब आप क्लासरूम में जाएं, तो हमेशा डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट रखें। एकदम लोगों से बात, लोगों नहीं, छात्रों से बात करें, बहुत प्यार से बात करें, एकदम दोस्ताना, और एंजॉय करके पढ़ाएं, फन करके। तो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट का रोल समझ में आ गया होगा, कैसे इफेक्ट करता है। अगले नंबर पे बात करें फ्रेंड बेस्ड रिलेशनशिप। ठीक है, यह पॉइंट मैंने यहाँ पे भी क्लियर किया था, यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझते हैं। आखिर दोस्ताना संबंध क्यों ज़रूरी है? दोस्ताना संबंध इसलिए ज़रूरी है, जैसे आपके लाइफ में कोई दोस्त है, ठीक है, आपके लाइफ में कोई दोस्त है और आपके साथ कोई भी चीज़, घटना घटती है तो आप तुरंत उसको शेयर कर देते हो। शेयर करते हैं तो वह चीज़ें आपके माइंड से अलग हट जाता है, यानी स्ट्रेस लेवल बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। कुछ दोस्त कमीने टाइप भी होते हैं जो स्ट्रेस लेवल को ख़त्म नहीं करते हैं, बढ़ा देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अक्सर दोस्त कमीने लोग भी होते हैं, वह भी आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, है ना। कमीना एक गाली है, माफ़ करना, बट हम लोग पढ़ने के लिए, सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप इसको किसी और वे में मत लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि दोस्त जो है वह स्ट्रेस लेवल को कम करता है, जिसके साथ आप हर एक चीज़ को शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रहा है, तो कि इसके पीछे कौन कौन सी दिक्कत है? इकोनॉमिकली फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, कास्ट का फैक्टर है, फिर डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर है। तो आप जब शिक्षक के साथ दोस्ताना संबंध रखेंगे, या फिर आप शिक्षक हैं, मैं शिक्षकों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप शिक्षक हैं, आप छात्रों के साथ दोस्ताना संबंध रखेंगे, तब छात्र हैं आपको अपना दोस्त समझकर अपनी सारी समस्याओं को शेयर करेंगे, तब आप उनका सॉल्यूशन देंगे, तब एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स को आप क्रिएट करेंगे और वह आगे चल करके देश के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। इसीलिए फ्रेंड बेस्ड जो रिलेशन है वह पूरी तरीके से आवश्यक है, नहीं तो शिक्षण पूरी तरीके से प्रभावित होगा। फ्रेंड बेस्ड रिलेशन नहीं है, तब फिर क्या होगा? यह होगा
कि उसका मन में क्या चीज़ चल रहा है, उसके मन में, उसके घर में कोई दिक्कत है, उसके आर्थिक समस्याएं हैं। पता चला कि आप पढ़ा रहे थे, अगले सेमेस्टर में वो नाम कटा कर चला गया क्योंकि पैसे नहीं थे। अब सोचिए कि यदि आपने दोस्ताना संबंध क्रिएट किया हुआ होता तो वह आपसे शेयर करता। जब वह आपसे शेयर करता तो हो सकता था कि आप अपने व्यक्तिगत अप्रोच से उसकी मदद कर देते, या फिर आप किसी से चंदा करके, है ना, कलेक्ट करके आप किसी से उसकी मदद करवाते, ताकि उसका पढ़ाई आगे चलता रहे, ब्रेक नहीं आ सके। इसीलिए फ्रेंड बेस्ड जो है रिलेशन वह बहुत ज़रूरी है। तो आप जब पढ़ाने के लिए जाएं तो आप हमेशा हमारे बात को ध्यान में रखिएगा कि हमेशा एक दोस्ताना माहौल क्रिएट करो, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स, है ना। अब देखो, माता पिता की कुछ आकांक्षाएं होती है, वह भी शिक्षण को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि आप जेआरएफ कर लिए और आपको पैसा दिया जा रहा है रिसर्च बेहतर करने के लिए। माता पिता की अपेक्षा आपसे है कि आप आईएएस बन जाओ जेआरएफ के पैसे से तैयारी करके। तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं वह यहाँ पर टीचिंग्स को प्रभावित करेगा। एक लर्नर के बारे में बता रहा हूँ, फिर टीचर पे भी आएंगे। तो एक लर्नर का जो लाइफ होगा उसको प्रभावित करेगा। कैसे? माता पिता कह रहे हैं आईएएस बनने के लिए, यूजीसी पैसा दे रही कि बढ़िया रिसर्च करो बैठ करके चुपचाप शांति से, इसलिए घर तक का पैसा देती कि एचआरए देती कि भाई पढ़ो आराम से, किताब के लिए पैसा देती है, महीने का 30,000 40,000 रुपये देती है कि आप शांति से बैठ के पढ़िए, जो कि एक टीचर का पेमेंट होता है, आपको घर बैठा करके दिया जाएगा, पढ़िए या फील्ड वर्क कर करके रिसर्च कलेक्ट करके हमको दीजिए। लेकिन माता पिता की आकांक्षा क्या है कि बेटा आईएएस बन जाए, तो शिक्षण प्रभावित होगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रभावित होगा, 100% प्रभावित होगा। इसीलिए माता पिता की आकांक्षाएं प्रभावित करती है। उसके अलावा अब आते हैं उसके सेंस में, टीचर के सेंस में। यह तो लर्नर के बारे में बात किया। टीचर के सेंस में माता पिता की आकांक्षा है कि बेटा मेरा खूब पढ़ाए, 10-15 संस्थान में खूब पैसा कलेक्ट करके हमको दे। अब बढ़िया सा 24 लाख का फॉर्च्यूनर से चले, फॉर्च्यूनर का दाम भी बढ़ गया, रोल्स रॉयस से चले, है ना, करोड़ों की कार है, तो हम उससे चले। अब देखिए कि माता पिता की आकांक्षा की वजह से आपने 10-20 संस्थान में आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पे आपका शिक्षण प्रभावित होने वाला है। आकांक्षाएं उनकी, काम आप कर रहे हैं, भविष्य बच्चों का बर्बाद होगा। नहीं, पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होगा, लेकिन अफेक्ट करेगा ना। मैं अफेक्ट की बात कर रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर। तो माता पिता की आकांक्षाएं कैसे प्रभावित करती है, मेरे ख्याल से यह बिंदु भी, यह पॉइंट भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कोई और पॉइंट बचा है तो उसको भी देख लिया जाए। अरे अभी 2-3 पॉइंट है यार। पर्सनालिटी की बात की जाए, और पर्सनालिटी कैसे प्रभावित करता है। जैसे एक टीचर होता है जो शिक्षा के बारे में पहले बात करें, फिर स्टूडेंट को लेकर बात करेंगे। पहले शिक्षक बनकर, एक स्टूडेंट है जिसकी पर्सनालिटी बोल दो ना यार, बहुत ही खड़ूस टाइप का बंदा है, ये क्या पढ़ाएगा, उसको देखते हैं मेरा मूड गर्म हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो क्लासरूम में जाते हैं, खड़ा हो, क्या जी पढ़ कर क्या, चल मुर्गा बन जाओ, ये इस तरीके से। देखिए, तो कुछ खड़ूस टाइप के टीचर होते हैं जिनकी जो पर्सनालिटी है वो अट्रैक्टिव नहीं होती है। एक तो टीचिंग स्किल घटिया है, दूसरा पर्सनालिटी खराब है, और देख करके मूड खराब हो गया आपका, फिर आप कैसे पढ़ाई करेंगे उनके साथ। तो पर्सनालिटी भी दरअसल बहुत मैटर करता है। आप बोलते हो ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले क्लास में यदि किसी शिक्षक ने बहुत बेहतरीन पढ़ाया, छात्रों को प्रभावित किया, तो अंतिम समय तक भी वह उसके नज़र में बहुत अच्छा शिक्षक रहेगा, भले बीच में कुछ और भी करे, लेकिन अंतिम तक छात्र बोलेगा कि नहीं नहीं सर बहुत गजब कमाल का पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी जो है दरअसल वह बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आपका जो व्यक्तिगत जो स्टाइल है वह बहुत मैटर करता है। अच्छा, पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें आती है साथ ही, आपके बोलने की कला, आपकी समझाने की कला, आपके कपड़े पहनने की कला, आप कैसे बात करते हैं। पर्सनालिटी का सबसे मुख्य चीज़ जो है वह है कम्युनिकेशन। आप कितना कम्युनिकेशन गैप रखते हैं। आप बहुत कम गैप रखते हैं, पर्सनालिटी बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा क्लोज रखते हैं, पर्सनालिटी भी खराब होगा। बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, लेकिन एकदम फॉर्मल नहीं होना, इनफॉर्मल होकर के भी रहना है। आप उनसे बात कीजिए, यानी दोस्त की तरह, है ना। यदि एक आइडियल सिचुएशन होगा तो वो होगा फ्रेंडशिप का सिचुएशन, यानी कि पर्सनालिटी ऐसी रखनी, दोस्ताना संबंध, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से पर्सनालिटी वाले भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है हमारा टीचिंग एड्स। एड्स वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं, बीमारी वाला नहीं। एड्स का अर्थ यहाँ पर है सहायक सामग्री, यानी जिसके माध्यम से, जिसको हेल्प लेकर के आप पढ़ाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे
मान लीजिए कि अभी हमारे पास बहुत, अब चूंकि अभी हमारे पास वाकई में नहीं है, मान नहीं, वाकई में नहीं है, मैं चाह रहा था कि डिजिटल बोर्ड पे आप सभी को पढ़ाऊं, ठीक है, बाकी चीज़ें लिखी हुई है और मुझे एक्सप्लेन करना हो तो थोड़ा सहूलियत हो सके, उससे पहले मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। तो देखिए टीचिंग्स को अफेक्ट करता है। मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, कई लोगों को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना पसंद नहीं हो, मान लीजिए कि पढ़ना पसंद नहीं है, ऐसे यह तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन किसी को पढ़ना पसंद नहीं है, तो व्हाइट बोर्ड क्या है? एक टीचिंग एड्स है, शिक्षण के लिए सहायक सामग्री है, जिसका मदद ले रहे हैं हम और आप दोनों। तो यह दरअसल बेहतर नहीं होगा, यहाँ पर आपको चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखेगी, तब आपका शिक्षण प्रभावित होगा। दूसरी बात, कई बच्चे जो हैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ने के आदी हैं, उनका शिक्षण प्रभावित होगा मेरी वजह से, ठीक। तीसरी बात, लाइटिंग यहाँ पर मान लीजिए बढ़िया नहीं रहता, बहुत धुंधला दिख रहा, ब्लैक दिख रहा है, एक तो पहले से काले हैं, उल्टा यह भी काला दिख गया, अब क्या होगा? इससे भी शिक्षण प्रभावित होगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो पढ़ाने के लिए आप जिन जिन सामग्री का सहारा लेते हैं, जैसे चार्ट पेपर का सहारा लेते हैं, जैसे मैप का सहारा लेते हैं, जैसे मैप नहीं मेरे पास, तो मैप की वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाता हूँ। मार्कर आप बेहतर यूज नहीं कर रहे हैं, आपके पास व्हाइट बोर्ड है वो बहुत घटिया है, तब भी आपके प्रभावित होगा शिक्षण। अब मान लीजिए आपके पास लाइटिंग बेहतर नहीं है, आपका माइक बेहतर नहीं है, आपका कैमरा फ़ोन का बेहतर नहीं है, आप पढ़ाते हैं तो बहुत बकवास करते हैं, अरे उसका यहाँ पर संबंध नहीं, माफ़ करना। तो यानी कि पढ़ाने के लिए जिन जिन सहायक सामग्री का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह सभी के सभी शिक्षण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग बेहतर माइक का इस्तेमाल करते हैं। पहले जब मैं पढ़ा रहा था कम्युनिकेशन वाले चैप्टर को, तो उस समय हमारे पास माइक थी, उसको मैंने 100-200 रुपये में लिया था, जिससे आवाज़ ही नहीं जाता था स्पष्ट। तो क्या शिक्षण सामग्री है जिसकी वजह से, शिक्षण सहायक सामग्री जिसकी वजह से आपका शिक्षण, आपका टीचिंग्स, मेरा टीचिंग्स और आपका लर्निंग दोनों प्रभावित हो रहा है। इसीलिए बोला गया है कि टीचिंग एड्स का भी बहुत रोल होता है। आप किसी चीज़ को फिल्म के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से दिखाकर पढ़ा रहे हैं, चार्ट पेपर है, आपके पास डिजिटल बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, यह सारी की सारी चीज़ें जो हैं वह आ रही है किसके माध्यम से? आप ऑडियो पढ़ा रहे हैं, ऑडियो सेशन दे रहे हैं, उससे में ज़्यादा बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से शिक्षण बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इसीलिए टीचिंग एड्स को भी इसमें शामिल किया गया है। मेरे ख्याल से यह पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आज का लास्ट पॉइंट, लास्ट है इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यूएशन प्रोसेस क्यों इफेक्ट करता है भाई टीचिंग को? जैसे आपने अभी तक हमने बच्चों को पढ़ाया था, अब आपने बच्चों को पढ़ा लिया, लास्ट का टाइम है, अब आप उसका सेमेस्टर का एग्जाम है। एग्जाम क्यों होता है? एग्जाम एक तरीके का इवैल्यूएशन प्रोसेस है। उससे पहले आप असाइनमेंट लेते हो, वह भी इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंतर्गत काउंट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इवैल्यूएशन के लिए आप कलेक्ट करते हैं, इवैल्यूएशन के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस आपका बेहतर नहीं होगा, तब भी शिक्षण प्रभावित होगा। क्यों? मान लीजिए कि आपने बहुत, नेट का आप तैयारी कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या किसी जगह पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बहुत विस्तार में बताया जा रहा है, लेकिन आपके साथ जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, जो आपका टेस्ट है, वह ग्रुप डी के लेवल का। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी का लेवल बहुत वो होता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ग्रुप डी का लेवल का सवाल और यूजीसी एनटीए नेट का हिस्ट्री का जो सवाल होगा, उसमें आसमान ज़मीन का डिफरेंस होगा। आपने पढ़ा तो अच्छा, लेकिन आपने जो इवैल्यूएशन प्रोसेस जिसके थ्रू दिया, वह दरअसल सही नहीं था, क्योंकि आपने सवाल उनका प्रैक्टिस किया जिनका आपको एग्जाम देना नहीं था, जिस लेवल का सवाल आपसे पूछा नहीं जाता है। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है आगे चल करके। जैसे आपको विदेश में पढ़ना है, तो एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है उनका पहले कि आपको आईएलटीएस का एग्ज़ाम या फिर टोएफल का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, ठीक है। आईएलटीएस टोएफल क्या होता है बाद में बात करेंगे। एक एग्ज़ाम होता है, एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है भाषा का, जिसको आपको पास करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप भारत के बाहर किसी अन्य विश्वविद्यालय में, जहाँ पर स्पीकिंग लैंग्वेज जो है, बेसिक लैंग्वेज है, अंग्रेजी है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, यह जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उनका, यदि बेहतर नहीं होगा, तो वह बच्चा यदि वहाँ पर चला जाएगा तो उसका शिक्षण प्रभावित होगा, उसे चीज़ें ही समझ में नहीं आएंगी। तो इन्वॉल्वमेंट जो अंग्रेजी का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए आपको वह एग्ज़ाम क्रैक करना है। इसी तरह से मान लीजिए कि आप नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्यों इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया कि आपको पीजी करना है या पीजी में होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मान लीजिए यह भी एक तरीके का इवैल्यूएशन प्रोसेस है, ग्रेजुएट बच्चों को वहाँ पे लाया जाए तो उनको वह सवाल बहुत ही ज़्यादा टफ लगेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन का लेवल और पीजी का लेवल में अंतर है।
तो यह सारी बातें जो हैं लेवल के आधार पे डिफरेंसेस हैं। मेरे ख्याल से आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस शिक्षण को कैसे प्रभावित करता है यह पॉइंट भी पूरी तरह से 100% समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें जितनी भी चीज़ें थी सभी खत्म हो गया। हमने टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़, है ना, जिसके माध्यम से निर्देश वगैरह देते हैं, उसकी भी बातें कर ली। लर्निंग इन्वायरमेंट की बात किया कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, कैसे इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में भी बात की। यानी कि हमारा तीसरा जो था पॉइंट वह खत्म हो गया है। इसमें 6 हिस्सों में बांटा गया है, तो 6 को करेंगे। तो मेरे ख्याल से चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे लाइक तो आपको पहले ही करना चाहिए था। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कितना समझ में आया, कहाँ पे दिक्कत हुआ, कहाँ पे और रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों को आप ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट आप करते हो तो उससे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, थोड़ा हौसला बढ़ता है, थोड़ा आगे वीडियो बनाने का भी मन करता है, एकदम एनर्जी मिलता है, बूस्टअप रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।